सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत, अभिनंदन। एक नए दिन आपका। टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, जिसमें अपेंडिसाइटिस में आपको पढ़ा चुका हूं। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। इंटेस्टाइन के बारे में यूजुअल चर्चा करें अपन, कहां से स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, तो आंसर है कि सर ड्यूडिनम से स्टार्ट होती है। ड्यूडिनम के बाद जो अगला हिस्सा आता है क्या बोलते हैं उसको अपन जेजुनम, उसको अपन बोलते हैं जेजुनम। और जेजुनम के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा आता है उसको अपन नाम देते हैं इलियम। सबसे लॉन्गेस्ट हिस्से को अपन नाम देते हैं इलियम, और इलियम आगे चलकर ओपन हो जाती है सीकम में। सीकम से आगे अपन बढ़े तो कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम और लास्ट वाला पार्ट एनस। इस पूरे के पूरे पार्ट में बोले तो ड्यूडिनम से लेकर एनस तक किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। देखिए, नॉर्मल तौर पर अपन बात करें तो जो फूड का फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से आगे जाता है फूड। इस पर्टिकुलर फ्लो को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड फ्लो। इस पर्टिकुलर फ्लो को अपन बोलते हैं फॉरवर्ड फ्लो। बोले तो ड्यूडिनम से लेकर एनस तक फूड का फ्लो होना चाहिए, फीकल मटेरियल का फ्लो होना चाहिए। इस फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। तो इसको अपन डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, व्हेन देयर इज एनी ऑक्लूजन, व्हेन देयर इज एनी ऑक्लूजन। किसमें ऑक्लूजन आएगा? फॉरवर्ड फ्लो में। इन द फॉरवर्ड फ्लो, इन द फॉरवर्ड फ्लो। फॉरवर्ड फ्लो का मतलब ड्यूडिनम से एनस की तरफ, जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ड्यूडिनम से एनस की तरफ जो फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है उसमें किसी भी तरह की रुकावट आना। किसमें रुकावट आना? इंटेस्टाइनल कंटेंट में। किसमें रुकावट आना? इंटेस्टाइनल कंटेंट में। तो व्हेन देयर इज एनी ऑक्लूजन इन द फॉरवर्ड फ्लो of intestinal content, forward flow of intestinal content is known as intestinal obstruction। इंटेस्टाइनल कंटेंट के फॉरवर्ड फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड फ्लो? कहां से कहां तक होगा फॉरवर्ड फ्लो? फॉरवर्ड फ्लो होगा ड्यूडिनम से कहां तक होगा? आंसर है एनस तक। ड्यूडिनम से एनस तक के फॉरवर्ड फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सामान्यतः कौन से पार्ट में सर्वाधिक कॉमन है? ऑप्शंस आर ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम या कॉलन। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम या कॉलन, इनमें से कौन से पार्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन है? तो देखिए, कॉलन का डायामीटर इस स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में दुगना होता है। यहां अपन कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में से ऑब्स्ट्रक्शन किसमें ज्यादा कॉमन होगा? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसमें कॉमन होगा? ड्यूडिनम में, जेजुनम में या इलियम में? तो यहां पर सबसे लंबा हिस्सा या सबसे ज्यादा समय तक फूड कौन से पार्ट में रहता है? इलियम में। क्योंकि इलियम सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है, तो कौन से पार्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है?
कौन से पार्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है? तो आंसर है इलियम। द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आर मोर कॉमन इन इलियम। इलियम में सर्वाधिक कॉमन होता है। आगे बढ़े। डेली आप और मैं जो फूड खाते हैं उस फूड को 8 मीटर लंबा पथ तय करना पड़ता है। ओरल कैविटी से लेकर यदि एनस तक की मैं बात करूं तो टोटल 8 मीटर लंबा पथ तय करना पड़ता है। उस पथ को तय करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसेंशियल हैं? उस पथ को तय करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसेंशियल हैं? देखें, ये इंटेस्टाइन बना दी मैंने। ये इंटेस्टाइन के अंदर वाली सेल हैं जिनका नाम है एंटेरोसाइट, जिनका नाम है एंटेरोसाइट। यहां अपन बात करें, इनके बीच से फूड या फीकल मटेरियल होकर गुजरता है। फूड या फीकल मटेरियल होकर गुजरता है तो एक तो ये वाला रास्ता क्लियर होना चाहिए, एक तो ये वाला रास्ता क्लियर होना चाहिए और इस रास्ते को अपन नाम देते हैं ल्यूमन। इस रास्ते को अपन नाम देते हैं ल्यूमन। पॉइंट नंबर 1, ल्यूमन क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अच्छा फूड इसमें आगे की तरफ जाता है, फूड इसमें आगे की तरफ जाता है। फूड का जो मूवमेंट होता है उसको नाम देते हैं अपन प्रोपल्सन, और जीआईटी के मूवमेंट की वजह से होता है प्रोपल्सन। बोले तो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। अच्छा, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट किसके द्वारा परफॉर्म होता है? आंसर है मस्कुलर लेयर के द्वारा। जो पेरिस्टाइलिक मूवमेंट है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? मस्कुलर लेयर के द्वारा। तो देखें, मस्कुलर लेयर के द्वारा परफॉर्म होता है। अच्छा, मस्कुलर लेयर को स्टिमुलेशन कौन भेजता है कि भैया अब आपको पेरिस्टाइलिक मूवमेंट ज्यादा करने हैं और अब आपको कम करने हैं? तो आंसर है न्यूरॉन। इसको स्टिमुलेशन कौन भेजता है? न्यूरॉन। तभी तो मसल के मूवमेंट होते हैं, दोनों के बीच में बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तब जाकर मसल के मूवमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है इसको न्यूरॉन से स्टिमुलेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर न्यूरॉन से स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो इसके मूवमेंट बंद हो जाएंगे, और इसके मूवमेंट बंद हो जाएंगे तो फूड आगे नहीं जा पाएगा। बोले तो प्रोपल्सन बंद हो जाएगा, और प्रोपल्सन बंद होने का मतलब है फूड एक ही जगह रुक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 के बारे में अपन बात करें कि इसकी नर्व सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, यानी फूड को 8 मीटर लंबा पथ तय कराने के लिए क्या क्या फैक्टर इसेंशियल हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। पहला पॉइंट क्या इसेंशियल है? इसकी ल्यूमन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इसकी नर्व सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ये जो मस्कुलर लेयर है यह लगातार मूवमेंट कर रही है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। तो मूवमेंट करने के लिए इसको खाना पीना तो चाहिए, मूवमेंट करने के लिए इसको खाना पीना तो चाहिए। खाना पीना इन द सेंस इसको ब्लड चाहिए 24 घंटे, उस ब्लड में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, तभी तो मसल प्रॉपरली काम कर पाएगी। यदि किसी कारणवश अपन बात करें, इसको सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया, किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ गया, तो बताओ इसको मिलने वाली ब्लड सप्लाई यहां से बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, और जब मसल में ही नेक्रोसिस हो गया तो न्यूरॉन कितना ही स्टिमुलेट कर ले, बताओ मसल काम करेगी क्या? नहीं करेगी। इसका मतलब है इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से इंटैक्ट होनी चाहिए। इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से इंटैक्ट होनी चाहिए। यदि ब्लड वेसल में किसी भी तरह की रुकावट आएगी तो उस हिस्से का डैमेज होना तय है, नेक्रोसिस होना तय है, और डैमेज होने के बाद वो हिस्सा मूवमेंट करना बंद कर देगा, और मूवमेंट करना बंद हो गया तो फूड आगे नहीं जा पाएगा और इंटेस्टाइन में रुकावट आ जाएगी। तो तीसरा फैक्टर जो इसेंशियल है इस 8 मीटर लंबे पथ को तय करने के लिए वो होता है ब्लड सप्लाई टू मीजेंट्री, बोले तो इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज तो मसल अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी।
किस बात पर चर्चा कर रहे हैं अपन? इंटेस्टाइन के फॉरवर्ड फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सामान्यतः इलियम में बहुत ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि यह सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा होता है। अब इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लंबा पथ होता है, 5 से 6 मीटर लंबा पथ होता है। इस पथ के द्वारा खाने को एनस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से फैक्टर इसेंशियल होते हैं ताकि यह खाना या फीकल मटेरियल आसानी से एनस से बाहर निकल जाए? उसके लिए नंबर 1 जरूरी है, इसकी ल्यूमन में किसी तरह की रुकावट नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 2 जरूरी है, इसको नर्व प्रॉपरली स्टिमुलेट करनी चाहिए। नंबर 3 जरूरी है, इसकी ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई में रुकावट आ गई तो इंटेस्टाइन की मसल काम करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से मूवमेंट बंद हो जाएंगे, और मूवमेंट बंद होने का मतलब है फूड या फीकल मटेरियल आगे नहीं जा पाएगा, बोले तो प्रोपल्सन नहीं हो पाएगा, और इसी जगह वह अटक कर रह जाएगा। और अटक कर रहने का मतलब है यहां जमा हो जाएगा, और जमा होने का मतलब है ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। अब आप देखें कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। तो कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 अपन बात करें, अगर इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का एडिशन हो जाए तो देखो, एडिशन का मतलब होता है दोनों अंदर वाली लेयर का चिपक जाना। ये नॉर्मल अंदर वाली लेयर है इंटेस्टाइन की, ये इंटेस्टाइन की अंदर वाली लेयर है। यदि ये लेयर आपस में चिपक जाएं इस तरीके से, इसको अपन नाम देंगे एडिशन। क्या नाम देंगे अपन? एडिशन। ये लेयर आपस में चिपक गई और इनका आपस में चिपकना कहलाएगा एडिशन। चिपकने का मतलब अब यहां से फीकल मटेरियल आएगा तो बताओ आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहां से फीकल मटेरियल आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो बोले तो ल्यूमन बंद हो गई। क्या क्या चीजें पड़ी हैं? ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, नर्व सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, ल्यूमन में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। एडिशन हो गया, इसका मतलब है ल्यूमन बंद हो गई तो रुकावट आ जाएगी। तो ल्यूमन के बंद होने से या एडिशन होने से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे बढ़े आप, अगला फैक्टर होता है वॉल्वुलस। अगला फैक्टर होता है वॉल्वुलस। देखें, वॉल्वुलस का मतलब होता है ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है और नॉर्मली इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना, इस तरीके से ट्विस्टिंग हो जाना, इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग हो जाना इस तरीके से, इसको अपन नाम देते हैं वॉल्वुलस। देखो, ट्विस्ट होने का मतलब है जो ल्यूमन है वो बंद हो जाएगी, और बंद होने का मतलब है रुकावट आ जाएगी। तो ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज वॉल्वुलस, और वॉल्वुलस होगा तो भी पर्सन में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा क्योंकि ल्यूमन बंद हो जाएगी। आगे बढ़े आप, अगला कारण जिसका नाम है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन, इंटेस्टाइन के एक लूप का दूसरे लूप के अंदर प्रोट्यूज हो जाना। ये इंटेस्टाइन मान लो आप, ये इंटेस्टाइन का एक लूप दूसरे लूप में प्रोट्यूज हो जाए, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन नाम देते हैं इंटूससेप्शन। बताओ, इंटूससेप्शन होगा तो भी ल्यूमन नैरो हो जाएगी, और ल्यूमन के नैरो होने का मतलब है इंटेस्टाइन में रुकावट आना तय है। तो एडिशन का मतलब है चिपक जाना, वॉल्वुलस का मतलब है ट्विस्टिंग हो जाना, इंटूससेप्शन का मतलब है एक पार्ट का दूसरे पार्ट के अंदर चले जाना, प्रोट्यूज हो जाना। अगली कंडीशन की बात करें कि नॉर्मली जीआईटी के ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। यदि इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा पेल्विक कैविटी में चला जाए तो अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग को छोड़कर दूसरी कैविटी में चले जाना, इसको अपन नाम देते हैं हर्निया। इसको अपन नाम देते हैं हर्निया। बताओ, हर्निया होने का मतलब है, आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया का मतलब है इंटेस्टाइन का एक हिस्सा प्रोट्यूज होकर नीचे चला जाता है पेल्विक कैविटी में, तो वहां पर वो कंप्रेस हो सकता है, और कंप्रेस होने का मतलब है ल्यूमन बंद हो जाएगी, और ल्यूमन बंद होने का मतलब है इंटेस्टाइन में रुकावट आ जाएगी।
तो हर्निया की वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इंटेस्टाइन के किसी पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ट्यूमर हो जाना या कैंसर हो जाना, ट्यूमर हो जाना या कैंसर हो जाना, बताओ ट्यूमर या कैंसर होगा तो भी इंटेस्टाइन में जो ट्यूमर ग्रोथ करेगा वह इसकी ल्यूमन को बंद कर देगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में रुकावट आ जाएगी। तो देखें ये सारे के सारे कारण, एडिशन बोले तो चिपकना, ट्विस्ट होने का मतलब है वॉल्वुलस, साथ में इंटू ससेप्शन, एक पार्ट का दूसरे पार्ट में प्रोट्रूजन, एक ऑर्गन का अपनी जगह को छोड़कर दूसरी कैविटी में चले जाना हर्निया, इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का ट्यूमर या कैंसर होना, इन सारे के सारे पार्ट जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इनकी वजह से ल्यूमन में रुकावट आ रही है, इनकी वजह से ल्यूमन में रुकावट आ रही है। इस पर्टिकुलर रुकावट को की वजह से होने वाले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को अपने द्वारा नाम दिया जाता है मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन नाम देना चाहेंगे मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी दो तरह का होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आंसर इज हेयर, एडिशन, वॉल्वुलस, इंटू ससेप्शन, हर्निया, ट्यूमर और कैंसर। जहां पर ल्यूमन में किसी न किसी तरह की मैकेनिकल रुकावट आ रही है, ल्यूमन ब्लॉक हो रही है और फूड या फीकल मटेरियल का आगे जाना बंद हो रहा है। अगर ये पांचों ऑप्शन में आए और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, और या पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट, अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा और इन्फेंट में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? तो देखें अडल्ट में आपको आंसर देना है एडिशन, अडल्ट में आपको आंसर देना है एडिशन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट। अडल्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? आंसर है एडिशन। अगर इन्फेंट में या बच्चों में पूछ लिया जाए, न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में या बच्चों में, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, तो आंसर आपको देना है इंटू ससेप्शन, आंसर आपको देना है इंटू ससेप्शन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यह ऑब्स्ट्रक्शन का। इज दैट क्लियर? तो ये मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। मान के चलें, अच्छा इनमें एक चीज और देख लें, यहीं पर इंटेस्टाइन आपस में चिपक गई, क्या सोच सकते हैं आप कोई दवाई होगी जिससे अलग हो जाए? नहीं। वॉल्वुलस हो गया, क्या दवाई से सीधी हो जाएगी? नहीं। इंटू ससेप्शन हो गया, हर्निया हो गया, ट्यूमर हो गया, क्या इनमें से कोई भी कंडीशन दवाई से ठीक होने वाली है? आंसर इज नो। इसका मतलब इन सारे तरह के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो कॉज हैं उनके मैनेजमेंट में अपन को लिखना पड़ेगा सर्जिकल मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द कॉज। और ये सारे के सारे कॉज को सही करने के लिए क्या दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इन सभी का मैनेजमेंट होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आ जाएं आप पार्ट नंबर 2, जिसको अपन बोलते हैं नॉन मैकेनिकल, जिसको अपन बोलते हैं नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कि यहां पर ल्यूमन में रुकावट नहीं है और मैकेनिकल वाला एक भी कारण नहीं है, फिर भी रुकावट आ गई है।
देखिए, नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं अपन, जिसका नाम है इलियस। जिसका नाम है इलियस। इलियस का मतलब ही होता है व्हेन देयर इज एनी इंपेयरमेंट टू द फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट विच डज नॉट बिलोंग टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा किसी अन्य कारण की वजह से इंटेस्टाइन के फॉरवर्ड फ्लो में रुकावट आना या तो नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा, या फिर अपन इसको नाम देते हैं इलियस। अब देखें इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, किसी इंसान की अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई, अपेंडेक्टोमी कर दी। अपेंडेक्टोमी करने के 24 घंटे बाद नर्स के द्वारा मरीज को आधा गिलास पानी पिलाना है। उससे पहले नर्स ने स्टेथोस्कोप लगाकर बाउल साउंड सुनी जो एब्सेंट है। 12 घंटे बाद फिर से सुनी एब्सेंट है। 24 घंटे बाद सुनी एब्सेंट है। बाउल साउंड नहीं सुन रही। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नर्व डैमेज हो गई होगी। नर्व डैमेज हो गई होगी। एब्डोमिनल सर्जरी जब अपेंडिक्स की सर्जन ने की तो अगल बगल वाली कोई नर्व डैमेज हो गई। नर्व के डैमेज होने की वजह से इंटेस्टाइन के छोटे से हिस्से में नर्व सप्लाई ने काम करना बंद कर दिया, तो मूवमेंट नहीं कर रहा। मूवमेंट नहीं कर रहा तो उस जगह रुकावट आ गई, इसलिए बाउल साउंड अपन को सुनने को नहीं मिल रही। तो यहां पर कारण रहा नर्व डैमेज होना, और नर्व डैमेज होने की वजह से इस पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं अपन न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। खासकर इसमें अपन बात करें, नर्व के डैमेज होने की वजह से इलियम में पैरालाइसिस हो गया। नर्व के डैमेज होने की वजह से इलियम में पैरालाइसिस हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज पैरालाइटिक इलियस। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज पैरालाइटिक इलियस। इसको पैरालाइटिक इलियस भी कहा जाता है। कारण क्या दे रहे हैं अपन? अच्छा, मैकेनिकल हुआ या नॉन मैकेनिकल हुआ? नॉन मैकेनिकल हुआ। इसको अपन नाम दे सकते हैं ड्यू टू नर्व डैमेज, ड्यू टू नर्व डैमेज ऑफ मीजेंट्री और इंटेस्टाइन। नर्व डैमेज होने की वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट होना बंद हो गया, जिससे इंटेस्टाइन में रुकावट आ गई और अपन को बाउल साउंड सुनना बंद हो गई। तो यह न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरालाइटिक इलियस। और कम से कम एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आज आर यूजुअली डेवलप्स आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद सामान्यतः डेवलप होने वाली कंडीशन है, आंसर है पैरालाइटिक इलियस। यही आंसर जाता है। तो यहां लिखेंगे दिस कंडीशन यूजुअली डेवलप्स, दिस कंडीशन यूजुअली डेवलप्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। दिस कंडीशन यूजुअली डेवलप्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद डेवलप होने वाली कॉमन कंडीशन होती है पैरालाइटिक इलियस। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे कीमती क्वेश्चन है कि एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद डेवलप होने वाली कॉमन कंडीशन है, और आंसर है पैरालाइटिक इलियस। इट इज ए फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और पार्ट ऑफ इलियस। आगे बढ़ें, और क्या कारण हो सकते हैं? तो देखें, और कारणों के अंदर ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं
जिनके ज्यादा इस्तेमाल से भी पैरालाइटिक इलियस या ज्यादा इस्तेमाल से नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओपोइड्स, इसके अलावा एंटी कोलिएनर्जिक ड्रग्स, ओपोइड और एंटी कोलिएनर्जिक ड्रग्स, इनके इस्तेमाल से देखो अफीम और उसके प्रोडक्ट इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करते हैं। शायद कभी सुना हो तो जब किसी पर्सन को दस्त रुकते ही नहीं है तो अपन लोप्रेमाइड का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द लोप्रेमाइड? इट इज द ओपोइड। कभी कभार देसी इलाज के रूप में भी बात करते हैं कि अफीम की छोटी सी गोली खिला दो, 5 दिन से दस्त नहीं रुक रहे हैं, एक गोली खिला दो, अगले 5 दिन तक बैन लग जाएगा। एक गोली से 5 दिन तक बैन लग जाएगा। तो जीआईटी के मूवमेंट कम होते हैं अफीम से। एंटी कोलिएनर्जिक दवाइयां जो कोलिएनर्जिक एक्शन को कम करती हैं, बोले तो एसिटिल कोलिन के एक्शन को कम करती हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एसिटिल कोलिन एक्टिवेट करता है। जब वो ही ब्लॉक हो जाएगा तो मूवमेंट स्वतः ही कम हो जाएंगे और उससे ब्लॉक आ सकता है। ल्यूमन में कोई खराबी नहीं है, तो दवाई की वजह से रुकावट आना यह भी एक तरह का नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा अपन बात करें, नेक्स्ट कंडीशन में बात करें, अभी अभी अपन ने पढ़ा था ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ये इंटेस्टाइन है और ये इसकी ब्लड सप्लाई में अचानक से रुकावट आ गई। देखो रुकावट आने का परिणाम इस हिस्से को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद और इस हिस्से में परमानेंट नेक्रोसिस हो जाता है। जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करता है, इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं इन्फाक्शन। जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करता है, इसको अपन नाम देते हैं इन्फाक्शन। चूंकि यह इंटेस्टाइन में हो रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं मीजेंट्रिक इन्फाक्शन। तो यदि किसी पर्सन की इंटेस्टाइन में अचानक से ब्लड सप्लाई में रुकावट आए, तो यहां पॉसिबिलिटी है कि इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने का मतलब क्या हो जाएगा? मीजेंट्रिक इन्फाक्शन। और मीजेंट्रिक इन्फाक्शन होने का परिणाम यह होगा कि ये वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, यहां से आगे फूड का मूवमेंट नहीं होगा और रुकावट आ जाएगी। तो व्हेन देयर इज एनी पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन, इट मे ऑल्सो कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। परंतु इस ऑब्स्ट्रक्शन में ल्यूमन में रुकावट नहीं आई है, या तो मसल के मूवमेंट में खराबी आई है या नर्वस सिस्टम में खराबी आई है। और इनमें खराबी आने से होने वाला ऑब्स्ट्रक्शन नॉन मैकेनिकल होगा। देखो दो ही टाइप हैं, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो नॉन मैकेनिकल का टाइप है, जिसमें ब्लड सप्लाई में रुकावट आने की वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट कम हो जाते हैं, इस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन नाम देते हैं स्ट्रेंगुलेटेड। इस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन नाम देते हैं स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू इश्केमिया ऑफ इंटेस्टाइन। ब्लड सप्लाई में रुकावट आएगी तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? इश्केमिया होगा, ब्लॉकेज टू द ब्लड सप्लाई, ब्लॉकेज टू द ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन, ब्लॉकेज टू द ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आने की वजह से होने वाला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालाइटिक इलियस और मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं इनको अपन। देखिए मान के चलो किसी इंसान को हर्निया हो जाए,
मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या पैरालाइटिक इलियस हो गया, या स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। 3 अलग अलग मरीज अपने पास हॉस्पिटल में आए हैं, तीनों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, बट तीनों का कारण अलग अलग है। एक को तो मैकेनिकल हुआ है, एक को सर्जरी के बाद पैरालाइटिक इलियस हुआ, और एक को स्ट्रेंगुलेटेड हुआ। कौन से मरीज का इलाज सबसे पहले आप करना चाहो? कौन से मरीज का इलाज सबसे पहले आप करना चाहोगे? तो शायद आंसर आ रहा है, देखो ये इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल में किसी भी तरह की रुकावट आई, सबसे पहले तो गौर फरमाएं, जो बाकी के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उनमें तो केवल एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बोले तो पेट फूलना, गैस पास आउट नहीं होना, साथ में वॉमिटिंग भी होंगी, साथ में वॉमिटिंग भी होंगी, क्योंकि आगे नहीं जाएगा तो बैक फ्लो होगा। स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यदि है तो पहली बात तो अचानक से डेवलप होगा। दोपहर में 12 बजे खाना खा के सो गया इंसान, 2 बजे बहुत तेज दर्द शुरू हुआ, पेट फूल गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इश्केमिया हो रहा है और इश्केमिया में बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अचानक से डेवलप होगा और इसमें पेन भी होगा, अचानक से डेवलप होगा और इसमें पेन भी होगा। तो इस कंडीशन में अगर मरीज को तुरंत भर्ती करके मीजेंट्रिक एंजियोग्राफी करा के रुकावट का पता लगा लें तो यहां पर अपन थ्रोम्बोलाइटिक दवाइयां दे सकते हैं, बोले तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। ये क्लॉट घुल जाएगा तो यहां पर ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो जाएगी और इंटेस्टाइन जो डैमेज होने वाली है वो डैमेज नहीं होगी। तो सबसे इमरजेंसी केयर कौन से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले की होनी चाहिए? मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालाइटिक इलियस, या फिर अपन बात करें स्ट्रेंगुलेटेड। तो देखो पैरालाइटिक इलियस हो गया, इस हिस्से की नर्व डैमेज हो गई। अब बताओ क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, यहां से काटना पड़ेगा, नर्व दोबारा से थोड़ी बनाओगे, ये हिस्सा काटना पड़ेगा, बाउल रिसेक्शन करना पड़ेगा। आज नहीं कल कर देना, कल नहीं परसों कर देना। अच्छा यदि स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से डैमेज हो गया तो भी काटना ही पड़ेगा, बाउल रिसेक्शन होगा। बट अभी डैमेज नहीं हुआ है, अभी ब्लॉक आपको पता लग गया तो ब्लॉक को खोल दो ताकि ये इंटेस्टाइन डैमेज होने से बच जाए। तो इमीडिएट मैनेजमेंट तीनों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में से किसका करना पड़ेगा? स्ट्रेंगुलेटेड का। स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें ब्लड सप्लाई में रुकावट आने की वजह से इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वह बाकी ऑब्स्ट्रक्शन से कैसे अलग है? उनमें तो पेट फूलेगा, वॉमिटिंग होगी, दर्द बहुत हल्का होगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पेट फूलना, बोले तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग भी होगी और साथ में सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा और इसका इमीडिएट मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्लॉट को घोलने वाली दवाई देंगे और क्लॉट को घोलने वाली दवाई का क्या नाम है? थ्रोम्बोलाइटिक। क्लॉट को घोलने वाली दवाई का क्या नाम है? थ्रोम्बोलाइटिक। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज ए मेडिकल इमरजेंसी, इज ए मेडिकल इमरजेंसी। कौन कौन से सिम्टम लेकर आएगा मरीज अपने पास? कैरेक्टराइज्ड बाई, देखो उनसे कैसे अलग होगा? इसमें रुकावट आ रही है, ब्लड वेसल में इश्केमिया हो रहा है तो सीवियर पेन होगा। कैरेक्टराइज्ड बाई एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग, ये इसके पर्टिकुलर फीचर होंगे। इसको तुरंत ट्रीट किया जाना चाहिए। द कंडीशन should be treated immediately. The condition should be treated immediately
with the use of thrombolytic drug, with the use of thrombolytic drug, थ्रोम्बोलाइटिक दवाइयों से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये एटियोलॉजी और टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए। फिर से रिवाइज करें, देखें अभी तक क्या पढ़ा है अपन ने। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल कंटेंट के फॉरवर्ड फ्लो में किसी भी तरह की रुकावट आना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन इलियम बिकॉज इट इज द नैरोएस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या क्या चीजें इंटैक्ट होनी चाहिए फॉरवर्ड फ्लो के लिए? ल्यूमन में रुकावट नहीं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर और नर्व सप्लाई प्रॉपर। ल्यूमन में रुकावट आने की वजह से होने वाले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को बोलेंगे अपन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नर्व में, मसल में या ब्लड सप्लाई में कोई गड़बड़ी होने पर होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को बोलेंगे अपन नॉन मैकेनिकल। तो दो तरह का हो गया, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन जिसका नाम है इलियस, जिसका नाम है इलियस। तो टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एटियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखें आप। नंबर 1 मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज हो गए एडिशन, वॉल्वुलस इंटूससेप्शन, हर्निया, ट्यूमर, कैंसर। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट, आंसर इज इंटूससेप्शन। इन अडल्ट बात करें तो आंसर इज एडिशन। नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इलियस के कारण जाने तो सर्जरी के बाद सामान्यतः डेवलप होने वाली कंडीशन न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नर्व के डैमेज होने की वजह से, और इसी को नाम देते हैं अपन पैरालाइटिक इलियस। उसके अलावा दवाइयों से भी रुकावट आ जाती है, ओपोइड और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों के एक्सेसिव यूज से, और इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई में थ्रोम्बस की वजह से ब्लॉकेज आने से भी इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगी, जिससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक तो अचानक से डेवलप होगा और सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। इसको तुरंत मीजेंट्रिक एंजियोग्राफी करा के और थ्रोम्बोलाइटिक दवाई देनी चाहिए ताकि इंटेस्टाइन को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो यहां इसके बारे में लिखा है स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग होगी। इस कंडीशन को इमीडिएट ट्रीट किया जाना चाहिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टीपीए के द्वारा, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर के द्वारा। तो ये टाइप और एटियोलॉजी हो गई। आगे बढ़े, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला मरीज कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा? अच्छा, इलाज में देख लें, यहीं पर समझा रहा हूं आपको। इन सब का इलाज सर्जरी होगा, इन सब का इलाज सर्जरी होगा। न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस हिस्से की नर्व सप्लाई कट डाउन हो गई, दोबारा थोड़ी जोड़ोगे आप नर्व, यहां से यहां तक काटना ही पड़ेगा, यहां से यहां तक काटना ही पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम है बाउल रिसेक्शन, ऑपरेशन का नाम है बाउल रिसेक्शन। दवाइयों की वजह से हो रहा है तो दवाइयां बंद कर दो, दवाइयां बंद कर दो, और स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हो रहा है तो थ्रोम्बोलाइटिक दो। और फिर भी यदि नहीं बचा पाए इंटेस्टाइन को, खत्म हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, मीजेंट्रिक इन्फेक्शन हो जाए, तो जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसको भी काट के अलग ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। एक बार नेक्रोसिस होने के बाद सही थोड़ी होगा, तो वहां भी बाउल के एक हिस्से को काट कर अलग करना, दैट इज ऑल्सो द बाउल रिसेक्शन। तो इसमें सब में सर्जरी होनी है, ये बात तय है। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला कौन कौन से क्लिनिकल फीचर शो करेगा? देखें, नंबर 1 और सबसे डोमिनेंट फीचर जिसका नाम है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, सबसे डोमिनेंट फीचर जिसका नाम है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मोस्ट डोमिनेंट फीचर बोले तो पेट फूलना। पर्सन की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि पर्सन अनेबल हो जाएगा
यहां अपन बात करें अनेबल टू पास आउट, अनेबल टू पास आउट स्टूल और फ्लैटस, फ्लैटस भी पास आउट नहीं होगा, स्टूल पास आउट होने में असमर्थ होगा। परंतु जब पेट का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बार बार उसको लगेगा कि मुझे डेफिकेट करने के लिए जाना चाहिए। अब वो कर नहीं पाए बात अलग है क्योंकि अंदर रुकावट है, बट दबाव बढ़ा हुआ है तो बार बार डेफिकेट करने की इच्छा होगी, इंसान में बार बार डेफिकेट करने की इच्छा होगी। तो नेक्स्ट अपन बोलें ए डिजायर टू डेफिकेट, ए डिजायर टू डेफिकेट, बार बार इंसान को डेफिकेट करने की इच्छा होगी। उसके साथ जब आगे नहीं जा रहा है इंटेस्टाइनल कंटेंट तो वापस आएगा, वापस आने का मतलब डोमिनेंट फीचर अगले की अपन बात करें वॉमिटिंग। पर्सन को आप एक आधा गिलास पानी पिलाएंगे तो 2 गिलास वॉमिटिंग करेगा। आधा गिलास पानी पिया, इंटेस्टाइन में रुकावट है, मूवमेंट हुए, सीक्रेशन हुए, बैक फ्लो होगा और बार बार वॉमिटिंग करेगा, तो पूरी तरीके से एनबीएम रखना पड़ेगा और बार बार वॉमिटिंग होगी। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम हो गया है तो इंसान में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी रिस्क होती है इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो बहुत बड़ी रिस्क होगी डिहाइड्रेशन की। यहां पर बहुत बड़ी रिस्क होगी डिहाइड्रेशन की, और चूंकि मूवमेंट कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो होंगे जिससे इंसान को एब्डोमिनल पेन भी होगा। तो ये सारे के सारे फीचर मरीज में डेवलप होंगे। सबसे डोमिनेंट फीचर आपको याद रखना है, द मोस्ट डोमिनेंट फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, द आंसर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नंबर 2 पर आता है वॉमिटिंग, साथ में एब्डोमिनल पेन, बार बार डेफिकेट करने की इच्छा होना बट डेफिकेट नहीं कर पाना, ना तो स्टूल पास आउट हो पा रहा है ना फ्लैटस पास आउट हो रहा है, और सबसे बड़ी रिस्क एसोसिएट होती है इंसान में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या डिहाइड्रेशन होने की, क्योंकि इंसान बार बार तो वॉमिटिंग कर रहा है और उसके जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होना पूरी तरीके से बंद हो चुका है क्योंकि इंटेस्टाइन में किसी न किसी तरह की रुकावट है। अब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो अपन को कराने चाहिए, बोले तो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मीजर। देखो डायग्नोस्टिक मीजर में सबसे पहले अपन बात करें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल एग्जामिनेशन में जब इंटेस्टाइन के मूवमेंट नहीं हो रहे, ब्लॉक है, तो बाउल साउंड एब्सेंट हो जाएगी। यहां बोलेंगे अपन एब्सेंट बाउल साउंड। कौन कौन से अदर एग्जामिनेशन हैं जो अपन करा सकते हैं, तो देखें यहां पर आप एक्सरे करा सकते हो, सोनोग्राफी करा सकते हैं, सीटी एमआरआई करा सकते हैं, कॉलन के विजुअलाइजेशन के लिए कॉलोनोस्कोपी करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन अपन कराएंगे। इनमें किसी न किसी एग्जामिनेशन में फाइंडिंग अपन को मिलेगी। यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन यही बनता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में बाउल साउंड एब्सेंट मिलेगी। कौन सा एग्जामिनेशन है जो सामान्यतः आप अवॉइड कराओगे। देखिए एक एग्जामिनेशन होता है बेरियम मील और बेरियम एनीमा। बेरियम मील का मतलब है अपन ओरल बेरियम पिलाते हैं और फिर अपर जीआईटी का एक्सरे लेते हैं जिसको अपर जीआई सीरीज भी कहा जाता है। बेरियम को एनस के द्वारा इंसर्ट करके लोअर जीआईटी के एक्सरे लेना, इसको लोअर जीआई सीरीज या बेरियम एनीमा कहा जाता है। किसी किसी इंसान में बेरियम का डिपोजिशन हो जाता है
और डिपोजिशन होने का मतलब है किसी किसी में, रेयर में, यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। अपर जीआई सीरीज को देखना है तो आप बेरियम मील करा लो, लोअर जीआई सीरीज को देखना है तो बेरियम एनीमा करा लो। बट यहां तो पहले से रुकावट है, अब क्या यहां बेरियम मील और बेरियम एनीमा कराना उचित होगा? अगर वो कराएंगे तो सीधा सा मीनिंग है पर्सन में रुकावट बढ़ने की संभावना होगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह नहीं है कि इसमें क्या कराते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन सामान्यतः अवॉइड कराते हैं। तो आंसर होगा बेरियम मील और बेरियम एनीमा। बेरियम मील और बेरियम एनीमा आर यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले मरीज में बेरियम मील और बेरियम एनीमा नहीं कराते हैं, क्योंकि किसी किसी इंसान में यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है और यहां तो पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन सामान्यतः अपन अवॉइड करते हैं। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो, मरीज को अपन ने भर्ती कर लिया, भर्ती करने के बाद आपका पहला काम, द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। कब तक रखना है उसको एनबीएम? द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। आखिर कब तक? आंसर इसका देना है जब तक कि ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं हो जाए। कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे तो 100 ml पिलाओगे, 300 ml का नुकसान होगा, वॉमिटिंग करेगा। तो जब तक रुकावट दूर नहीं हो जाए मरीज को एनबीएम रखना है। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम अंटिल द ऑब्स्ट्रक्शन विल बी रिमूव। जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं हो जाए तब तक आपको मरीज को एनबीएम रखना है। अब अस्पताल में मरीज भर्ती है तो बहुत बड़ी रिस्क है डिहाइड्रेशन की, तो उसका इनटेक आउटपुट चार्ट और वाइटल साइन मॉनिटर करते रहो। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन में चला गया तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा तो इनटेक आउटपुट और वाइटल साइन मॉनिटर करते रहो। साथ में कोई भी ऐसी दवाई मत दो जो जीआईटी के मूवमेंट बढ़ाए। कोई भी ऐसी दवाई नहीं देने, जीआईटी के मूवमेंट कम करे। तो कौन कौन सी दवाई हैं जो अपन ने कॉज में पड़ी हैं? एक तो अफीम की दवाई नहीं देनी, अफीम से बनने वाली, और साथ में एंटी कोली एनर्जिक दवाई का इस्तेमाल भी नहीं करना। अफीम वाली दवाइयां नहीं देनी है और एंटी कोली एनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल भी नहीं करना। क्या इस मरीज में बाउल पास आउट, बाउल मूवमेंट बंद है? एनीमा दें अपन? एनीमा दे क्या? सोचो एडिशन हो गया, आपने दिया एनीमा, बाउल रप्चर हो जाएगी? नहीं दे सकते। जब डायग्नोस हो गया कि रुकावट है, इंटूससेप्शन है, वॉल्वुलस है, हर्निया है, अब आप एनीमा, लेग्जेटिव, हॉट एप्लीकेशन और मसाज इनको अवॉइड करेंगे। अदरवाइज तो यहां इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस केस में भी अगर मैकेनिकल कॉज है तो एनीमा नहीं देना चाहेंगे अपन, क्योंकि डायग्नोस हो गया, सर्जरी ही होनी है। लेग्जेटिव नहीं देना चाहेंगे अपन। और क्या हिस्से की मसाज करना चाहेंगे? नहीं। मसाज करोगे तो मूवमेंट बढ़ेंगे और मूवमेंट बढ़ेंगे तो इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रिकॉशन रखनी है। अब आते हैं इसका क्या इलाज करें, तो इलाज आपको शुरू में ही बता दिया। द मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन depend upon the cause. The management of intestinal obstruction depend upon cause
और जो भी कॉज है, हर्निया, इंटूससेप्शन, वॉल्वुलस एडिशन, ट्यूमर, सब में सर्जरी होगी। न्यूरोजेनिक हो गया तो भी बाउल का टुकड़ा निकालोगे। स्टेंगुलेटेड में मीजेंट्रिक इन्फेक्शन हो गया तो भी टुकड़ा रिमूव करना पड़ेगा। तो लगभग सारे के सारे केस में सर्जिकल मैनेजमेंट ही अपन अपनाते हैं। लगभग सारे के सारे केस में सर्जिकल मैनेजमेंट अपन को करना पड़ता है। अब अलग अलग कंडीशन की अलग अलग सर्जरी अपन करते हैं। बाकी स्ट्रेंगुलेटेड में, न्यूरोजेनिक में जो हिस्सा खराब हो गया उस टुकड़े को बाहर निकाल दो, और उसको बाहर निकालना, उसको अपन नाम देते हैं बाउल रिसेक्शन। उसको अपन नाम देते हैं बाउल रिसेक्शन। इज दैट क्लियर? इट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मेरे हिसाब से टोटली क्लियर हो गया। पूछ लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। द मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, कोलन। आंसर इज इलियम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट। आंसर इज एडिशन। The most common cause of intestinal obstruction in infant. Answer is intussusception. The most dominant symptom of intestinal obstruction. Answer is abdominal distension. Which of the following investigation should commonly avoided in case of intestinal obstruction? The answer is barium meal or barium enema. Which of the following intestinal obstruction should be treated first? सबसे पहले किसका इलाज होना चाहिए? आंसर इज strangulated intestinal obstruction. Which of the following are common complication of intestinal obstruction? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? खाना पीना बंद है, जीआईटी से एब्जॉर्ब होना बंद है, इसका मतलब है पर्सन में डिहाइड्रेशन की रिस्क सर्वाधिक है। तो यहां पर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है उसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पर्सन जा सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। इसलिए ये बात मरीज का इलाज करते हुए हमेशा दिमाग में रखनी है कि मरीज को कहीं हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो जाए। और आप लेग्जेटिव एनीमा, मसाज इनका इस्तेमाल करते हैं तो इंटेस्टाइन रप्चर भी हो सकती है। बोले तो इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाएगा परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन में ऑल्सो बी अकर। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यूजुअली डेवलप्स आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी? द आंसर इज पैरालाइटिक इलियस। तो देखें, फिर से रिवाइज करें, परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक। सबसे पहले, when there is any partial or complete occlusion in the forward flow of intestinal content, the condition is known as intestinal obstruction. यहां पर पहला क्वेश्चन, the most common site of intestinal obstruction, the answer is ileum. आगे बढ़े, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो इसके लिए एक फैक्टर ल्यूमन इंटैक्ट होनी चाहिए, दूसरा फैक्टर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ल्यूमन में रुकावट आने पर होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। नर्व के डैमेज होने, मसल के काम नहीं करने या ब्लड सप्लाई में रुकावट आने पर होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब देखते हैं इटियोलॉजी और टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखें, टाइप में पहला टाइप मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉज आपके सामने लिखे हुए हैं, एडिशन, वॉल्वुलस, इंटूससेप्शन, हर्निया, ट्यूमर और कैंसर।
यहां पर दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन अडल्ट, एडिशन, इन इन्फेंट, इंटूससेप्शन। आगे बढ़े, नॉन मैकेनिकल में, नॉन मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं इलियस, जिसके कारण है ऑपरेशन के बाद नर्व का डैमेज हो जाना, जिसको न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरालाइटिक इलियस। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस कंडीशन यूजुअली डेवलप्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। सर्जरी के बाद डेवलप होने वाली कॉमन कंडीशन है, आंसर है पैरालाइटिक इलियस। कौन कौन सी दवाइयों से भी रुकावट आ सकती है? अफीम और एंटी एनर्जिक ड्रग से। स्टेंगुलेटेड का मतलब होता है ब्लड सप्लाई में अचानक से रुकावट आने की वजह से इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होना। यह इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा अचानक से। यहां पर पेन पहला सिम्टम होगा, डिस्टेंशन दूसरा सिम्टम होगा, जबकि बाकी के ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्टेंशन पहला सिम्टम होता है। इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। इलाज में कौन सी दवाई देनी पड़ेगी? ब्लड वेसल में थ्रोम्बस बन गया, उसको घोलने के लिए देंगे अपन थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। आगे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूल जाएगा पर्सन का, वह स्टूल या फ्लैटस को पास आउट करने में अनेबल होगा, बार बार डेफिकेट करने की इच्छा होगी, एक बूंद पानी भी पिलाओगे तो वॉमिट करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और एक बहुत बड़ी ग्रेट रिस्क होगी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन की। इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। डायग्नोस्टिक मीजर कौन कौन से? बाउल साउंड सुनेंगे तो एब्सेंट मिलेगी, एक्सरे, यूएजी, सीटी, एमआरआई, कोलोनोस्कोपी, सीबीसी करा सकते हैं। क्या नहीं कराना चाहिए? कौन सा इन्वेस्टिगेशन यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? आंसर इज बेरियम मील और एनीमा। आगे क्या मैनेजमेंट करें? मरीज को एनबीएम रखना है। आखिर कब तक? जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं हो जाए। इनटेक आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार मॉनिटर करना, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। वाइटल लगातार मॉनिटर करो। अफीम और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां नहीं देनी। एनीमा, जब कॉज का पता लग गया मैकेनिकल है तो अब एनीमा क्या करेगा? ऑपरेशन करो अब तो एनीमा, लेग्जेटिव और मसाज को सामान्यतः अवॉइड करना है। और इसका जो कॉमन मैनेजमेंट होगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, जिसमें बाउल के एक टुकड़े को अपन निकाल देंगे और इस ऑपरेशन को बोलेंगे अपन बाउल रिसेक्शन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं? आंसर है इट में कॉज डिहाइड्रेशन, जिससे हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक, और इंटेस्टाइन भी परफोरेट हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको टोटली समझ में आ गया। इसमें बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन ने डील कर लिया। जितने भी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को अपन ने यहां डील कर लिया। इज दैट क्लियर? तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कल अपन फिर से इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।